हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल अध्याय 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 2, व्यवहार कुशल बनाने के सफल उपाय। इस पूरे संसार में केवल एक तरीका अपनाकर ही हम किसी से कोई काम करवा सकते। सोचिए, क्या है वह तरीका? यह आसान सा तरीका है उस विशेष व्यक्ति में उस विशेष काम को करने की इच्छा जागृत करना। यह बात मस्तिष्क में रख ले कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई तरीका नहीं है दूसरों से काम करवाने का। हाँ, यह अलग बात है कि आप किसी के सीने पर बंदूक तान कर बैठ जाए और उससे अपनी घड़ी आदि निकालने के लिए कहने लगे, या फिर अपने से नीचे के कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसे कोई काम करने के लिए विवश कर सकते हैं। एक बच्चे से भी आप कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप उसे बुरी तरह पीट डाले या फिर अन्य तरह से ब्लैकमेल करे तो वह कोई काम जरूर कर सकता है, लेकिन यह जंगली तरीकों से परिणाम दुखद ही होते हैं। इस प्रकार सिर्फ एक तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह चीज़ देनी है जिस चीज़ से आप इच्छुक हैं। आखिर आप किस चीज़ से इच्छुक हैं? अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्रायड ने तो कहा कि किसी भी कार्य को करने के पीछे व्यक्ति की दो मूल इच्छाएं होती है, महान बनने की अभिलाषा और सेक्स की आकांक्षा। इसी बात से कुछ अलग ढंग से अमेरिकी के महान दार्शनिक जॉर्ज डेज्यूडी ने इस प्रकार कहा था, मानव प्रकृति में महानतम आकांक्षा महान बनने की आकांक्षा होती है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम अनगिनत चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम इतनी आतुरता से चाहते हैं कि उसके बिना हमारा जीवन जीना ही असंभव हो जाता है। अधिकतर लोग निम्नलिखित चीज़ों से इच्छुक होते हैं: अच्छा भोजन, भरपूर नींद, अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन का पूर्ण संरक्षण, परलोक का सुधार, सेक्स की आत्मसंतुष्टि, इतना पैसा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, बच्चों का बेहतर भविष्य और उनके जीवन का कल्याण। महत्व की प्रबल इच्छा। ऊपर लिखी लगभग सारी आकांक्षाएं तो पूरी हो जाती है, केवल एक को छोड़कर। वह आकांक्षाएं अन्य आकांक्षाओं से भी ज़्यादा प्रबल होती है और वह आकांक्षा बढ़ती ही रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। वह आकांक्षा है महत्व की प्रबल इच्छा। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र की शुरुआत इस प्रकार की थी: हर किसी को अपनी प्रशंसा अच्छी ही लगती है। विलियम जेम्स ने इस बात को कुछ इस प्रकार कहा था: हर व्यक्ति मन की गहराई से यही चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, उसे सराहा जाए। इस बात का भी तो वही अर्थ हुआ जो बात फ्रायड या जॉन डेज्यू ने कही थी। अन्य सारी तृष्णाएं तो शांत हो जाती है, केवल यही वह मानवीय भूख है जो अस्थायी, और वह दुर्बल व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करने में सफल हो जाता है। लोग पूर्ण रूप से इसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। दूसरे लोग उसे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को दफनाने वाले तक उसकी मौत पर शोक मनाएंगे। यही तो मुख्य अंतर होता है इंसानों और जानवरों में। यह उस समय की बात है जब मैं मिसूरी के फार्म पर काम करता था तथा मेरे पिताजी बढ़िया नस्ल के शानदार ड्यूरिक जर्सी सूअरों तथा मैसियों को पाला करते थे। हम अपने जानवरों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाया करते थे। हमें अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिल चुके थे। मेरे पिताजी ने गर्व से सफ़ेद मलमल के कपड़े पर नीले रिबन लगा दिए थे तथा जब भी कोई हमारे घर में आता था तो मेरे पिताजी बड़े गर्व से उसे मलमल के टुकड़े को उसे दिखाते थे। एक छोर को मेरे पिताजी पकड़ते थे तो दूसरे छोर को मैं। सोचिए, क्या सूअरों को अपना द्वारा जीते गए रिबनों की कोई जानकारी भी थी, या वे इस बात की कोई परवाह करते थे? शायद नहीं। वे पुरस्कार तो मेरे पिताजी को महत्वपूर्ण होने का अनुभव कराते थे, जिससे उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। यह महत्वपूर्ण आकांक्षा तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। यदि उनमें महानता की प्रबल इच्छा न होती तो शायद सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होता और हम आज भी जानवरों की भांति नग्न अवस्था में घूम रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी महत्वाकांक्षा के कारण से ही तो एक अनपढ़ और निर्धन ग्रॉसरी क्लर्क कानून की पुस्तकों में रुचि लेने लगा था, जिसे
उसने 50 सेंट में एक कबाड़ी से खरीदा था। यह ग्रोसरी क्लर्क कोई और नहीं अब्राहम लिंकन थे। महान उपन्यासकार डिकेंस को भी तो महत्वपूर्ण बनने की प्रबल इच्छा ने ही उन्हें उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी आकांक्षा के कारण सर क्रिस्टोफर ने पत्थरों में सिम्फनी लिख दी थी। इसी अभिलाषा के तले दबकर ही तो रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा कर लिए थे और कभी भी उन्हें खर्च नहीं किया था। इसी हार्दिक इच्छा के कारण ही तो अपने शहर में का सबसे अमीर परिवार का एक ऐसा घर बनवाने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की भांति काम करता था, जैसा पूरे शहर में किसी और का ना हो। यह अलग बात है कि उसको इतने बड़े घर की जरूरत भी नहीं होती। महत्वपूर्ण होने की यही आकांक्षा तो आपके नए फैशन के कपड़े पहनवाती है, नए मॉडल की कार खरीदवाती है, और यही आकांक्षा आपसे अपने बच्चों की चतुराई के झूठ किस्से भी कहलवाती है। लेकिन यह आकांक्षा तब खतरनाक साबित हो जाती है जब कुछ लड़के लड़कियां गैंग में शामिल होकर अपराध करने लगते हैं। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने एक बार रहस्योद्घाटन किया था कि हर युवा अपराधी भी अंग से भरा होता है। वह भी चाहता है कि वह सुर्खियों में आए, और इसी इच्छा के फलीभूत होकर वह गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले उन अखबारों पर दृष्टि डालता है जिन्होंने उसे रातों रात हीरो बना दिया है। सजा को लेकर वे बेफिक्र रहते हैं। वे तो इस बात को सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि उनकी तस्वीर किस प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्म तथा टीवी स्टार या किसी बड़े राजनेता के साथ छपी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि किस बात से आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इसी बात से तो आपके चरित्र का निर्धारण होता है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण ले सकते हैं। डॉक्टर डी जॉन को चीन के पिंकिंग शहर में एक अस्पताल का निर्माण करवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में ही महत्वपूर्ण होने की अनुभूति होती है। ऐसे अनगिनत गरीबों लोगों को भले के लिए उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर डिलिंजर नामक लुटेरे को बैंक की डकैती डालने तथा हत्यारे बनने में ही महानता की अनुभूति होती थी। एक बार जब FBI के एजेंट ने उसे खोज लिया तो उसने बड़े गर्व से कहा मैं ही डिलिंजर हूँ। वह तो स्वयं देश का सबसे कुख्यात अपराधी होने पर ही गर्व का अनुभव करता था। उसने इसलिए तो कहा था, मैं ही डिलिंजर हूँ, हाँ इस समय मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो रॉकफेलर तथा डिलिंजर दोनों ही तो महत्वपूर्ण बनना चाहते थे। अंतर केवल उनकी सोच का था। हमें इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे कि किस प्रकार प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी अभिलाषा को अभिव्यक्त किया था। जॉर्ज वाशिंगटन चाहते थे कि सब उन्हें हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से पुकारे। कोलंबस चाहते थे कि लोग उन्हें एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया कहें। कैथरीन महान तो उन पत्रों को हाथ भी नहीं लगाती थी जिन पर हर इंपीरियल मजिस्ट्री नहीं होती थी। मिसेज लिंकन तो व्हाइट हाउस में मिसेज ग्रांट पर बहुत जोर से दहाड़ती थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आज्ञा के बिना मेरे सामने बैठ जाओ। सन 1998 में हमारे देश के रईसों ने एडमिरल बॉर्ड के अटलांटिका अभियान के लिए इस शर्त पर धन किया था कि बर्फीली पर्वतों की श्रेणियों के नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान लेखक शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स प्राप्त करने अपने नाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। महान लेखक विक्टर ह्यूगो की हार्दिक इच्छा थी कि पेरिस शहर का नामांकन उनके नाम पर किया जाए। अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा उनकी सहानुभूति पाने के लिए कई बार तो लोग बीमार तक होने का बहाना बना डालते हैं। इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण श्रीमती मैकिले है। उन्हें तो महत्वपूर्ण होने की अनुभूति तब होती थी जब उनके पति यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपना सारा काम धंधा छोड़कर उनको अपनी बाहों में लिए बैठा रहते थे तथा उन्हें शांत कराते रहते थे। वे अपनी पति को लेकर इतनी व्याकुल रहती थी कि दांतों के डॉक्टर के पास भी वे उन्हीं के साथ जाती थी तथा एक बार जब उनके पति ने ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। ऐसा ही एक स्वास्थ्य तथा
प्रतिभाशाली महिला के विषय में मुझे लेखिका मेरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट्स ने भी बताया था कि अपने आप को महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। मिसेज राइनहार्ट ने मुझे बताया कि इस औरत को किसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ गया था। शायद उसकी उम्र का उसे अपने आगामी जीवन के अकेलापन दिख रहा था तथा जीवन में कोई सपना, कोई आशा नहीं था। 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर पड़ी बेटी की सेवा करती रही। उसे बिस्तर पर बैठे बैठे खाना देती थी, सारा दिन सेवा में लगी रहती थी। इतने बुढ़ापा में इतना काम, आखिर बेटी की चाकरी करते करते थक हार कर बूढ़ी माँ मर गई। फिर कुछ दिन बेटी को बिस्तर पर पड़े रहने का बहाना मिल गया। वह माँ की मौत का शोक जो मना रही थी, लेकिन फिर वह उठ गई। उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जीवन को जीना शुरू कर दिया। कई मनोविश्लेषकों का मत है कि महत्वपूर्ण होने की अनुभूति ही कोई लोगों को पागल हो जाना के लिए भी प्रेरित कर देती है। वे लोग पागलपन के स्वप्न लोक में ही स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने लगते हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया में तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने लोग पीड़ित हैं उतने अन्य किसी भी बीमारी से नहीं। तो फिर जरा सोचिए, पागलपन का कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो किसी के भी पास नहीं, लेकिन यह तो निश्चित है कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है तथा इसका परिणाम पागलपन होता है। लगभग आधे मानसिक रोग के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जाता है, जैसे नशीले या विषैले पदार्थ व दुर्घटनाएं, लेकिन आधे पागलपन के शिकार लोगों को उनके मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक बाधा नहीं होता। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मृत लोगों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि किसी आम आदमी के। तो फिर ये पागलपन का शिकार क्यों होते हैं? मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए मैं एक ऐसी मनोचिकित्सक के पास गया जिसे अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उसने भी स्पष्ट पूर्वक कहा कि वह क्या कोई भी यह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कोई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करता है जो उसे वास्तविक दुनिया में प्राप्त नहीं होता। इस विख्यात मनोचिकित्सक ने ही मुझे यह कहानी सुनाई थी। मेरी एक ऐसी महिला रोगी है जिसकी शादी का अंत बहुत दुखद हुआ था। वह जीवन में प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चे, बढ़िया रहन सहन सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जीवन उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। उसका पति उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता था, उसके कोई बच्चा भी नहीं था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। इस बात से उसके दिल को इतना गाढ़ा सदमा पहुंचा कि वह पागल हो गई तथा अपनी कल्पना में ही उसने अपने पति को तलाक भी दे दिया और अपने आप को कुंवारी समझने लगी। वह विश्वास करने लगी कि अब वह एक धनी व्यक्ति की बीवी बन चुकी है और फिर वह इस बात पर जोर देने लगी थी कि लोग उसे लेडी स्मिथ कहकर पुकारे। बच्चों को लेकर तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह कल्पना करती थी कि हर रात वह नए नए बच्चे को जन्म देती। जब कभी भी मैं उसे देखने जाता हूँ तो वह कहती है, डॉक्टर साहब, कल रात को यह एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। जरा सोचिए, उसके स्वप्नों का महल तो वास्तविकता की अंधियों का सह नहीं पाया, लेकिन उसके पागलपन की काल्पनिक महल के सारे सपने सच हो गए। तो फिर यह बात सुखद है या दुखद, मुझे मालूम नहीं। वैसे डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकूं, तो मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जितनी खुश वह आज अपनी पागलपन की अवस्था में है उतनी खुश वह पहले कभी नहीं थी। तो फिर जब हर कोई महत्व की भावना को इतना महत्व देता है कि वह उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकता है, तो आप सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची या फिर झूठी की प्रशंसा देकर कितना महान चमत्कार कर सकते हैं और क्या प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात उस समय की है जब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था तथा $50 साप्ताहिक कमाने वाला व्यक्ति बहुत रईस समझा जाता था। चार्ल्स बॉब अमेरिकी व्यापारी के उन पहले लोगों में से एक थे जिनका वेतन $10 लाख वार्षिक से भी ज़्यादा थी। फिर एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सन 1921 में यूनाइटेड
स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया था और उस समय श्रॉफ केवल 38 वर्ष के थे। उसके बाद श्रॉफ यूएस स्टील को छोड़कर मुश्किल में फंसी बेहतर स्टील कंपनी में प्रेसिडेंट बन गए थे तथा उन्होंने इसे अमेरिकी की सबसे लाभदायक कंपनियों में शामिल कर दिया था। अब आप सोचिए, एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्रॉफ को वार्षिक $10 लाख या $3,000 प्रतिदिन से अधिक वेतन क्यों दिया था? क्या इसलिए कि श्रॉफ का मस्तिष्क बहुत तेज था या फिर इसलिए कि वे इस पहले उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खुद चार्ल्स श्रॉफ का मत था कि उनके नीचे काम करने वाले कोई कर्मचारी स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी रखते थे। श्रॉफ कहते थे कि उन्हें इतना अधिक वेतन मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने के कला में पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस व्यवहार कुशलता का रहस्य मुझे बताया। ऐसे शब्द जो हर किसी की जुबान पर होती है, हर दुकान, हर ऑफिस, हर स्कूल में इस शब्द को टंगवा दिए जाए। ऐसा शब्द जो बच्चे को जबानी याद होनी चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील के वार्षिक वर्षों की मात्रा को कंठस्थ करने के जो कभी भी उनके जीवन में काम नहीं आएंगे। लेकिन ये सब शब्द हमेशा ही आपके जीवन में काम आएंगे। ये है श्रॉफ के वे अमूल्य शब्द। मुझे मालूम है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहन वर्धन करने की कला है और मैं सराहना तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह नहीं आघात करती जितनी कि वरिष्ठ व्यक्तियों की आलोचना। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की मूल नहीं करता। मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करने में लगा रहता हूँ ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए तो प्रशंसा करने में लगा रहता हूँ और गलतियाँ निकालने में कंजूसी कर जाता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती तो मैं खुले मन से तारीफ के पुल बांध देता हूँ तथा मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा का सराहना करने में जुट जाता हूँ। तो श्रॉफ तो यह करते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है उसके एकदम विपरीत। अपने कर्मचारियों की कोई बात पसंद न आने पर उन पर टूट पड़ते हैं और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे कुछ भी नहीं कहते। एक बहुत प्राचीन कहावत है के अनुसार एक बार गलत काम करने पर हमें बार बार उनके बारे में सुनना पड़ता है, लेकिन अनगिनत सही काम कर हमें उसके बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिलता। श्रॉफ के अनुसार अपने जीवन में लंबे अनुभव की कला विधि में संसार के कई महान व्यक्तियों से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला, चाहे वह कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जो निंदा और आलोचना के साथ स्थान पर प्रशंसा के वातावरण में अधिक अच्छे ढंग से काम न कर पाता हो। यही तो एंड्रयू कार्नेगी की अनुभूत सफलता का रहस्य था। कार्नेगी हमेशा ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब प्रशंसा किया करते थे। अपनी कब्र के पत्थर पर भी कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की प्रशंसा की थी। स्वयं के लिए उन्होंने एक स्मृति पत्र लिखा था। यहाँ पर वह व्यक्ति सोया पड़ा है जिसे मालूम था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इस सच्ची प्रशंसा के कारण से ही तो जॉन रॉकफेलर इतनी सफलता हासिल कर पाए थे। एक बार उनके सहयोगी एडवर्ड टी बोडफोर्ड के कारण दक्षिण अमेरिका में एक कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कंपनी को 40% का नुकसान हुआ था और इसके लिए रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि ब्रॉडफोर्ड ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और वैसे भी नुकसान तो अब हो चुकी है। इसलिए रॉकफेलर उन्हें बधाई देने का अवसर ढूंढने लगे। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी और उन्हें निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा कि यह तो बहुत बढ़िया रहा, हम हमेशा ही अपने मस्तिष्क का इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी सच्चाई छुपी हुई है और यही कारण है कि मैं यह कहानी इस पुस्तक में लिख रहा हूँ। एक अनपढ़ महिला ने पूरे दिन की जी तोड़ परिश्रम के बाद अपनी परिवारजनों के सामने भोजन के साथ स्थान पर भूखे तथा ऊंचा ढेर रख दिया। पति और बच्चे
द्वारा इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने पर उस औरत ने उत्तर दिया, मैं तो सोचती थी कि तुम्हारा ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता ही नहीं कि तुम्हारे सामने भूसा रखा जाता है या फिर खाना। मैं 20 वर्षों से तुम सबके लिए खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी यह तो नहीं बताया कि तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे हो। अभी कुछ ही समय पहले यह शोध किया गया कि पत्नियां घर छोड़कर क्यों भाग जाती है। क्या आप जानते हैं, इसका मुख्य कारण होता है प्रशंसा की कमी। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पत्नियों पर भी लागू होती है। लगभग प्रत्येक पति पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं कि वे एक दूसरे के पर्याय हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक बार मेरी कक्षा में एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई, जिसमें उसकी पत्नी से उससे एक अनुरोध किया था। उसकी पत्नी और दूसरी महिलाएं एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरजाघर गई। एक दिन उस पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वह उसे ऐसी 6 खामियां बता दे जिन्हें सुधार कर वह अच्छी पत्नी बन जाए। उसका पति तो यह सुनकर हैरान हो गया। उसने भरी कक्षा के सामने कहा, मुझे यह आग्रह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वैसे तो मैं बड़ी आसानी से 600 कमियों की सूची तैयार कर सकता था जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। इसके स्थान पर मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरी सुबह तो मैं अन्य दिनों से कुछ जल्दी ही उठ गया और अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाब मंगवा लिए और उसके साथ लिखकर एक चिट्ठी चिपका दी। मुझे तो तुझमें 6 क्या एक भी कमी नहीं दिखी जिसमें सुधार की आवश्यकता हो। मुझे तो तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और शाम मेरी पत्नी दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और मैं अपनी इस जीत पर खुश था कि मैं कितना समझदार हूँ जो पत्नी के आग्रह करने पर भी मैंने उसकी आलोचना नहीं की। अगले रविवार जब वह चर्च गई तो उसने यह बात सारी महिलाओं को बताई और फिर बहुत सी महिलाएं ने मुझसे पूछ ही लिया। इतनी बुद्धिमानी की बात हमने तो पहले कभी नहीं सुनी। और तब मुझे एहसास हुआ कि सराहना में कितनी शक्ति होती है। लॉरेंस सिगफ्रीड ब्राउब्रेन में धूम मची दी। उसकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिनमें अमेरिकी महिलाओं को ग्लैमरस दिखाने की अद्भुत प्रतिभा धुली हुई थी। हर बार वे इतनी साधारण महिला का चयन करते थे जिनकी और कोई नहीं देखना भी चाहे, लेकिन जब वे स्टेज पर आती थी तो इतनी ग्लैमरस तथा रहस्यमय लगती थी कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता। आत्मविश्वास तथा प्रशंसा के महत्व को समझने के कारण ही वे जानते थे कि केवल प्रशंसा तथा महत्व दिए जाने पर एक साधारण सी युक्ति भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है। वे जनसाधारण की भावनाओं से अवगत थे, तभी तो उन्होंने कोरस सामूहिक गान में काम करने वाली लड़कियों की पगार $30 साप्ताहिक से बढ़ाकर $175 साप्ताहिक कर दी। साथ साथ वे विशाल हृदय भी थे। फिलिज के मंच की प्रथम राशि को उन्होंने सभी सितारों को टेलीग्राम भेजे थे तथा शो में काम करने वाली प्रत्येक कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेज उपहार में दिए थे। एक बार मैंने सिर पर डाइटिंग का ऐसा भूत सवार हुआ, मैं लगातार 6-7 दिनों तक भूखा रहा। यह कोई कठिन काम नहीं था। 8वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितना कि दूसरे दिन लग रही थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना ना मिले तो वह ग्लानि महसूस करेगा कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कोई ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार अथवा कर्मचारियों की सच्ची प्रशंसा 6 दिनों, 6 हफ्तों, 6 सालों, 7 सालों या उम्र भर भी नहीं करते और फिर उन्हें अपराध बोध नहीं सताता। हम सब क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी तो भोजन की ही भांति हमारी दैनिक आवश्यकता है। प्रसिद्ध अभिनेता ऑल्फ्रेड लूट ने दी यूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाते हुए कहा था, मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वह है मेरे आत्म स्वाभिमान का पोषण।
हम सभी अपने दोस्त, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजनों को शारीरिक पोषण को पर्याप्त मात्रा में देते हैं, परंतु उन्हें आत्मसम्मान का पोषण देना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऊर्जावान बनने के लिए हम उन्हें बीज, पनीर, आलू खिलाते हैं, लेकिन प्रशंसा के 2 शब्द बोलना भूल जाते हैं, जो वर्षों तक उनकी याद में सुबह से मधुर संगीत की भांति गूंजते रहेंगे। एक रेडियो कार्यक्रम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में पॉल हॉर्वे ने बताया था कि किस प्रकार से सच्ची प्रशंसा किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना सुनाई। वर्षों पहले डिट्रॉइट की एक अध्यापिका ने लेवी मॉरिस से कहा था कि वह कक्षा में गायब हुए चूहे को ढूंढने में उसकी मदद करे। उस अध्यापिका ने स्टेवी मॉरिस की खूब प्रशंसा की कि ईश्वर ने उसे आंख नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उसे सुनने की अद्भुत शक्ति प्रदान की। स्टेवी में कुछ तो खास था जो उस अध्यापिका के उसकी श्रवण शक्ति की प्रशंसा की थी। इससे पहले किसी ने भी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। सालों बाद लेवी अब यह बात मानते हैं कि वह प्रशंसा के 2 शब्द उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुए। उस घटना के पश्चात तो उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को चमत्कारी रूपेश विकसित कर लिया और फिर लेवी वेडर के स्टेज का नाम का चोगा पहनकर 70 के दशकों के एक महान गीतकार तथा पॉप गायक बन गए। हाँ, कई पाठक बंधु मेरी इस बात से एकमत नहीं होंगे। उन्हें तो प्रशंसा चापलूसी, मक्खन, पॉलिश लगती है, तो वे कहते हैं कि मैंने इसका प्रयोग बहुत बार करके देख लिया है। समझदार लोग तो इससे भी और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। चापलूसी समझदार लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती। यह भी एकदम बकवास होती है, लेकिन कई लोग में तारीफ की इतनी तृषा होती है कि वे चापलूस को भी सच्चा प्रशंसा मानकर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को घास और कीड़े मकोड़े भी अमृत लगते हैं। चापलूसी पसंद तो महारानी विक्टोरिया भी बहुत थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने एक बात को स्वीकार किया था कि वे महारानी की चापलूसी किया करते थे। वे तो चम्मच भर भर कर मक्खन लगाया करते थे। डिज़रायली ब्रिटेन के जाने माने युग संस्कृतज्ञ तथा चतुर निपुण व्यक्ति थे। वे तो इस कला में निपुण थे। अब तो वस्तु उनके काम की आ गई। जरूरी नहीं कि आप अपने लिए, आपके और मेरे लिए भी उतनी ही प्रभावकारी हो। चापलूसी नकली सिक्का है जिससे लंबे समय में हानि अधिक तथा लाभ कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाजार में लेकर घूमें तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस प्रकार प्रशंसा तथा चापलूसी में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। एक सच्ची होती है, दूसरी नकली। एक सोना होता है, दूसरी पीतल। एक दिल से निकलती है तो दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है तो दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की प्रत्येक जगह सराहना होती है और दूसरे की प्रत्येक तरफ निंदा। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मैक्सिको सिटी के चापलूटेपेक पैलेस में मैक्सिकन हीरो जनरल ओब्रेग्रान की मूर्ति देखी। उसकी मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रेग्रान की फिलॉसफी के अनमोल शब्द लिखे थे। उस दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं, बल्कि उस मित्र से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते नहीं थकते। इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप चापलूसी करें, मैं तो आपसे एक अलग ही बात बता रहा हूँ। मैं आपसे एक नया जीवन आरंभ करने के लिए बोल रहा हूँ। बकिंगम पैलेस की अपनी स्टीड की दीवार पर सम्राट जॉर्ज पंचम ने सूत्रवाक्य टांग रखे थे। इनमें एक सूत्रवाक्य यह था, मुझे कोई यह सिखा दे कि मैं न तो किसी की झूठी प्रशंसा करूं, न ही किसी की झूठी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक रहूं। चापलूसी की सही परिभाषा तो एक बार मैंने कहीं पढ़ी थी जो इस प्रकार थी, चापलूसी का अर्थ है सामने वाले को वही बात बताना जो वह आपके बारे में सोचता है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, आप चाहे जो भी भाषा प्रयोग कर ले, आप हमेशा वही बात कह पाएंगे जो आप हैं। अगर आपको चापलूसी ही करनी है तो सबकी चापलूसी करके आप सरलता से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम अपना लगभग 95% खाली समय अपने स्वयं के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं और बाकी का 5% समय
अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे लोगों की अच्छाइयों के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो केवल सच्ची प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तब हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ घूम रही होगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची प्रशंसा पाना व देना दोनों ही दुर्लभ से हो गया है। हम प्राय अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाने पर उसकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं, या फिर जब आपकी बेटी अच्छा केक बनाती है तो हम सोचते हैं कि अगर प्रशंसा कर दी तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज़ में नहीं आता जितना कि आपके माता पिता द्वारा की गई प्रशंसा और सराहना में आता। इसलिए अगली बार जब आप किसी रेस्तरां में जाएं और आपको खाना सचमुच में स्वादिष्ट लगे तो उसके रसोइयों तक यह संदेश अवश्य भिजवा दें। जब कोई थका हारा सेल्समैन आपके साथ बहुत शिष्टाचार से पेश आए तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें। प्रत्येक सार्वजनिक वक्ता, प्रत्येक चर्च का पादरी, प्रत्येक नेता यह समझता है कि यदि श्रोतागण की भीड़ में से एक भी आदमी ताली न बजाए या फिर उसकी कही बात की प्रशंसा न करे तो उसे कितना बुरा लगता है। उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। यह बात दुकानों, ऑफिसों, कर्मचारियों, सहयोगियों, हमारे परिवारजनों तथा मित्रों सभी पर समान रूप से लागू होता है। हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि हमारे सारे संगी साथी मनुष्य हैं और मनुष्य को प्रशंसा के 2 बोल जरूर चाहिए, जो असली सिक्का है जिसे हर कोई अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। अपनी प्रत्येक दिवस की यात्रा में कृतज्ञ की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी को छोड़ने का प्रयत्न करें और आप चकित रह जाएंगे कि किस प्रकार इन चिंगारियों से मित्रता की नन्ही नन्ही लौ प्रज्वलित हो जाएगी, जो आपकी अगली यात्रा से आपको गर्माहट जरूर देगी। न्यू फेयरफील्ड केंटकी की पामेला डैहम की अनेक जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी यह भी थी कि उन्हें एक नए जेनिटर सुपरविजन करना था, जिनका काम काफ़ी खराब था। दूसरे कर्मचारी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि वह बहुत घटिया काम करती है। यह बहुत गलत बात थी, क्योंकि इस मजाक में वातावरण में दुकान का बहुत सारा कीमती समय ही यूं ही नष्ट हो रहा था। पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने की बहुत कोशिश की, बहुत तरीके आजमाए, लेकिन सब निसफल रहे। फिर उसने देखा कि कभी कभी तो वह कर्मचारी किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया करता था। इसलिए पैम ने सोचा कि अब की बार वह उस कर्मचारी की प्रशंसा दूसरे लोगों के सामने जरूर करेगी। प्रशंसा पाकर तो वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सब लोग उसका सम्मान करते हैं तथा उसके काम को सराहते भी हैं। तो सच्ची प्रशंसा के परिणाम भी सकारात्मक निकले, जबकि आलोचना तथा मजाक से कुछ भी हासिल नहीं हो सका। यदि आप लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तथा उसकी निंदा करेंगे तो कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे, नहीं कुछ प्राप्त होगा। इसलिए इस पुरानी कहावत को मैंने अपने शीशे पर चिपका रखा था। इस पथ पर मैं केवल एक ही बार चलूंगा, इसलिए अगर मैं किसी काम से किसी का भला हो सकता तो मैं वह अच्छा काम अभी कर दूंगा। मैं इसे न तो भविष्य के हवाले करूंगा न अनदेखा करूंगा, क्योंकि इस पथ पर मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। इमर्सन ने भी बहुत पते की बात की है थी। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई बात ऐसी जरूर होती है जो मुझसे अच्छी है। मैं तुरंत ही वह बात सीख लेता हूँ। अब अगर वह बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आप सबके बारे में तो 1000 गुना अधिक उपयोगी है। हमें केवल अपनी ही उपलब्धियां तथा इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भूल जाना चाहिए, खुले दिल से प्रशंसा करना चाहिए एवं मुक्त भाव गले से लगाना और सराहना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरी में पूरे ध्यान से संजोज कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा वह आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वे कभी न भूल पाएंगे। सिद्धांत 2, दिल से सच्ची तारीफ करना सीखें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।